हाय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज हम क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्धमान और ह्रासमान फलन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया ही है कि ये चैप्टर बेटा बहुत ही छोटा है। केवल 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला टॉपिक था राशियों के परिवर्तन की दर, ये हमने पहली क्लास में देख लिया था। दूसरा टॉपिक था वर्धमान और ह्रासमान फलन, ये बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा है और आज हम इस पर आधारित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देन इसके बाद में बेटा टॉपिक रहेगा आपका एक, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है उच्चतम और निम्नतम। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों मैं आपको प्रथम अवकलज परीक्षण बताऊंगा, हम द्वितीय अवकलज परीक्षण के बारे में बात करेंगे, साथ में हम एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। हां बेटा, ईयरफोन का यूज कर लीजिए, ईयरफोन का यूज कर लीजिए। यदि आप लोगों के पास ईयरफोन नहीं है तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, प्लीज मार्केट से जाकर ईयरफोन अवश्य ले आएं। बेटा ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, 200-300 रुपए के आते हैं, बट इनसे क्या है कि जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर के जो नॉइस होती है ना, ये बेटा दब जाती है। ठीक है, ओके बच्चों। चलिए, अब आज बेटा मैं आपको वर्धमान और ह्रासमान फलन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में भी आपके काम आ सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बार मैं फिर से आप लोगों का ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता हूं। देखिए, आप सब ने क्लास 10th के बाद में मैथ सब्जेक्ट को चुना है। इस सब्जेक्ट को चुनने का आपका अपना उद्देश्य था, या तो आपका उद्देश्य होगा या फिर आपके परिवार का उद्देश्य होगा जिन्होंने आपको यह सब्जेक्ट दिलाई है। और आप में से अधिकांशतः बच्चों का एक ही सपना होगा कि मुझे बड़ा होकर एक अच्छा इंजीनियर बनना है। इवन यदि कोई बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है या डिफेंस में भी जाना चाहता है, तो उसका भी यही सपना होगा कि वो अच्छे से क्लास 11th और क्लास 12th की पढ़ाई करे और इन कॉम्पिटिटिव एग्जामों को क्रैक करे। मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है बेटा। अब आप में से बेटा अधिकांशतः बच्चों ने इंजीनियरिंग का नाम तो सुना होगा और यह भी सुना होगा कि कुछ कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट के जिनसे बेहतर तरीके से इंजीनियरिंग की जा सकती है। आप लोगों ने आईआईटीज का नाम सुना होगा, एनआईटीज का नाम सुना होगा, बट आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि इन कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट भी देना होता है। होंगे कुछ बच्चे जिन्हें नहीं होगा मालूम, बट अब सब बच्चे जान लीजिए कि बेटा यदि आपको आईआईटी में जाना है, यदि आपको एनआईटी में जाना है, यदि आपको देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से इंजीनियरिंग करनी है, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम का नाम है JEE, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसको बेटा आपको देना होगा और इस एग्जाम को क्रैक करके ही आप एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन ले सकते हो और अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। अब ये जो बेटा राह है ना, ये बहुत आसान नहीं होने वाली। ऐसा नहीं होने वाला कि जैसा आपने 10th क्लास पास करी वैसा ना, ये राह बेटा थोड़ी डिफिकल्ट भी है। देखिए,
पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 से 15 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और आईआईटीज और एनआईटीज की हर ईयर सीट होती हैं 40,000 के अप्रोक्स, जिनमें 5 से 10,000 के बीच होती है आईआईटीज की, 25 से 30,000 होती हैं एनआईटीज की, उसके अलावा 10 एक हजार सीट और लगा लो। ठीक है, तो ये टोटल सीट्स होती हैं। अब इन सब सीटों पर देखो 14 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, तो कंपटीशन कितना बेहतर है। तो इसलिए बेटा आपकी जो राह है ना वो आसान तो होने वाली नहीं है, बट हाँ ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इतनी डिफिकल्ट भी ये नहीं होगी। यदि आप मन में ठान लो तो आप जेईई भी क्रैक कर सकते हो, मेहनत करोगे अच्छे से तो जेईई भी क्रैक कर लोगे। अब इसके लिए आपको बेटा उचित मार्गदर्शन की भी जरूरत है, साथ में आपको क्वालिटी कंटेंट की भी जरूरत है, उचित शिक्षा की भी जरूरत है। बच्चों आप अपनी जिंदगी में ऐसे काफी सारे मोड़ देखोगे जहां पर आप कतराओगे चलने से आगे, बट बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको बेटा घबराना नहीं है किसी भी चीज से, क्योंकि बच्चों मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में। ये जो दुनिया है ना हमारी, इस दुनिया में बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको हिम्मत करनी है आगे बढ़ने की, हिम्मत करनी है आपको अपने सपनों को पूरा करने की। ख्वाब भी बदलेंगे बेटा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, कोशिश करनी है बेटा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताइए कि बेटा आप सबके अंदर आज की इस क्लास को लेकर के कितना जोश है। हाउ द जोश एवरीवन, जल्दी से बताओ बेटा चैट सेक्शन में आप सबके अंदर आज की इस क्लास को लेकर के कितना जोश है, बताइए जल्दी से जल्दी सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताइए कि आप सबके अंदर आज की इस क्लास को लेकर के कितना जोश है। फुल जोश होना चाहिए बेटा आप सबके अंदर। कितना जोश है बच्चों आप सबके अंदर आज की इस क्लास को लेकर के? बता बेटा आप सबके अंदर कितना जोश है आज की इस क्लास को लेकर के? फुल जोश बेटा आप लोगों को रखना है। चलिए चलिए बच्चों अब बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा मैंने आप सबको पिछली क्लास में वर्तमान और हास्यमान फलन के बारे में बताया था। मैंने आपको वर्तमान और हास्यमान फलन की पहचान करने की दो तकनीक बताई थी। चलिए इन दोनों तकनीकों को सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, देन उसके बाद में बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले देखिए बेटा पहली तकनीक क्या है। सबसे पहला मेथड नंबर 1 देखिए बच्चों, यदि आप मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई फलन है बेटा एफ ऑफ एक्स। अब देखो यदि पहली कंडीशन, यदि x1 ग्रेटर देन है x2 से और इससे बेटा हमें मिल जाता है एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, मतलब जो चिन्ह यहां पर है वही का वही चिन्ह यहां पर मिल जाता है, तो यह कंडीशन होती है बेटा निरंतर वर्धमान फलन की, निरंतर वर्धमान फलन।
जो हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन, यदि बेटा x1 ग्रेटर देन है x2 से, बट इससे हमें मिलता है f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये कंडीशन होती है वर्धमान फलन की। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन, यदि बेटा x1 ग्रेटर देन है x2 से, बट हमें मिलता है f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, मतलब जो ये चिन्ह है इसका उल्टा यहां पर मिलता है, तो ये बेटा कंडीशन होती है हमारी निरंतर हास्यमान फलन की। ठीक है बेटा, ये निरंतर हास्यमान फलन की कंडीशन होती है। और चौथी, यदि x1 ग्रेटर देन x2 है और इससे हमें मिलता है कि f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये कंडीशन होती है बेटा हास्यमान फलन की। ये कंडीशन बेटा हास्यमान फलन की होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और यदि हमें मिलता है x1 ग्रेटर देन x2 से f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सदैव, तो ये अचर फलन की कंडीशन होती है। ये बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, वर्धमान और हास्यमान फलन की पहचान करने का तरीका। इसके अलावा मैंने बच्चों आपको एक और तरीका बताया वर्धमान और हास्यमान फलन की पहचान करने का, और वो तरीका था अवकलज की सहायता से। क्या था वो तरीका? वो तरीका ये है कि यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तब तो हमारा फलन होगा निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, यदि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये होगा वर्धमान फलन। ये बेटा वर्धमान फलन की कंडीशन होती है। ओके, और यदि f डैश x लेस देन 0 हो, तो ये कंडीशन होती है निरंतर हास्यमान फलन की। और यदि f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो ये कंडीशन होती है हास्यमान फलन की। एंड यदि f डैश x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 हो, मतलब f डैश x धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, तो इसका अर्थ होता है कि फलन न तो वर्धमान है न ही हास्यमान है। एंड प्यारे बच्चों, यदि f डैश x बराबर 0 हो, तो ये कंडीशन होती है अचर फलन की। ठीक है, तो ये सब बातें बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। इनके ऊपर हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे। चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वो अंतराल ज्ञात करने जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या हास्यमान है। हमें बेटा वो अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें फलन हमारा वर्धमान और हास्यमान है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए करें बेटा सॉल्व, एक एक करके बेटा हम सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाले को उठाते हैं। तो यहां पर f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ध्यान से बेटा समझिएगा,
कि कैसे हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। ओके, चलिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर बेटा हमें सबसे पहले ज्ञात करना है एफ डैश एक्स। सारे बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बेटा ये टॉपिक आसान टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो अच्छे से क्लास को करते हैं। जो बच्चे मटरगस्ती करते रहते हैं क्लास में, उनको इस टॉपिक में भी दिक्कत होती है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया, अब फिर बता रहा हूं कि बेटा इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एफ डैश एक्स। अब ये बराबर हो जाएगा, इसका अवकलन 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें वो अंतराल ज्ञात करने जिनमें एफ डैश एक्स धनात्मक है और जिनमें ऋणात्मक है, क्योंकि जिनमें धनात्मक होगा उनमें तो वर्धमान हो जाएगा, जिनमें ऋणात्मक होगा उनमें हास्यमान हो जाएगा। सिंपल, ओके। चलिए अब हमें सबसे पहले वर्धमान ज्ञात करने, तो देखो बेटा वर्धमान के लिए क्या करेंगे, वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स क्या है, 2x प्लस 2, सो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 को उधर भेजोगे तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2 का भाग लगाओगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हमारे पास आ जाएगा। मतलब बेटा ये कि जब x का मान -1 से बड़ा या बराबर होगा तो हमारा फलन वर्धमान होगा, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, अतः x बिलोंग्स टू -1 से अनंत में f ऑफ x वर्धमान फलन है। अब हमें हास्यमान फलन का भी अंतराल ज्ञात करना है। अब हास्यमान फलन के लिए बेटा क्या करेंगे, हास्यमान फलन के लिए, इसके लिए बेटा हम यहां पर एफ डैश एक्स को लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। सो 2x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। 2 को उधर भेज दोगे, 2x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2 का भाग लगा दोगे, x लेस देन इक्वल टू -1 बेटा बन जाएगा। अर्थात x का मान -1 से कम या इसके बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अतः x बिलोंग्स टू -अनंत से -1 में f ऑफ x हास्यमान फलन है। क्लियर बेटा? इस तरीके से बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। सिंपल, समझ में आ गया सभी को? एक बार जल्दी से सारे बच्चे चैट सेक्शन में मुझे बताइए कि सभी बच्चों को ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया है। बता बेटा, सारे बच्चे बता मुझे। आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। जिन बच्चों को नहीं आया वो दूसरे प्रश्न से समझ ले। अब बी में बेटा यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। जल्दी से जल्दी आप सभी चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि एफ डैश एक्स यहां पर क्या है। बता बेटा एफ डैश एक्स क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा एफ एक्स क्या है यहां पर, जल्दी से जल्दी बताइए बेटा एफ डैश एक्स यहां पर क्या है। क्या है बेटा एफ डैश एक्स? देखो 10 का अवकलन 0 होगा, माइनस 6 का माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 4x। ये बेटा हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बस आपको कंडीशन लगानी है। तो वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन की क्या कंडीशन होती है बेटा?
वर्तमान फलन की कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो गया -6 -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4x को उधर भेजोगे तो 4x हो जाएगा, तो हो गया -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, 4 का भाग लगा दोगे तो हो गया x लेस देन इक्वल टू -6/4, 2 से काटोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो हो गया x लेस देन इक्वल टू -3/2। इसका मतलब x का मान जब -3/2 से छोटा या बराबर होगा तो फलन हमारा वर्धमान होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो अतः x बिलोंग्स टू -अनंत से -3/2 में फलन वर्धमान है। यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने बराबर का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यहां पर वर्धमान फलन पूछा गया है इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगाया। यदि निरंतर वर्धमान पूछता तो हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाते। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही बेटा आपको हास्यमान फलन के लिए निकालना है, तो हास्यमान फलन के लिए क्या होगा, हास्यमान फलन के लिए इसके लिए बेटा एफ डैश एक्स आपको लेस देन इक्वल टू 0 करना है, तो क्या -6 -4x लेस देन इक्वल टू 0, 4x को उधर भेज दोगे तो -6 लेस देन इक्वल टू 4x हो जाएगा, 4 का भाग लगाओगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -6/4, ये हो गया 3/2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। मतलब x का मान जब -3/2 से बड़ा या बराबर होगा तो फलन हमारा हास्यमान होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अतः x बिलोंग्स टू -3/2 से अनंत में फलन हास्यमान होगा। क्लियर बेटा? ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्लियर है? जैसे बेटा मैंने ए और बी को करके बताया ऐसे ही आपको सी और डी को खुद से कर लेना है। ठीक है, सी और डी को बेटा आप खुद से कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण पर। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में f ऑफ x बराबर x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही हास्यमान। यह बेटा मुझे यहां पर सिद्ध करना है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए। और यार आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो बेटा क्लास को आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहां पर लेकर के आइए बेटा, ताकि सबको फायदा मिल सके इस क्लास का। ओके, चलिए अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा सब बराबर से क्वेश्चन है, कर लोगे आप सब आराम से। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से। यहां पर f ऑफ x बराबर है x² माइनस x प्लस 1 के। बेटा जी सबसे पहले तो f डैश x निकाल लो, ये हो गया 2x माइनस 1। क्या हो गया 2x माइनस 1। ठीक है, अब बेटा हमें अंतराल क्या दे रखा है, -1 से 1 अंतराल है बेटा, -1 से 1 में। अब इस अंतराल में बेटा कहीं पर तो f डैश x धनात्मक है, कहीं पर ऋणात्मक है। कैसे देखो, मान लो हम यहां पर f 0.9 निकालते हैं, f डैश 0.9, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा 0.9 माइनस 1, तो गया 1.8 माइनस 1 यानी 0.8, ये आ गया धनात्मक। ठीक है, वही मान लो मैं f डैश माइनस या f डैश 0 का मान निकालता हूं, ये -1 से 1 के बीच तो 0 है ना, तो ये निकालेंगे तो ये बेटा 2 गुणा 0 -1 आ जाएगा यानी लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो देख रहे हो कहीं पर तो f डैश धनात्मक है, कहीं पर ऋणात्मक है। तो हम यहां पे लिखेंगे चूंकि अंतराल -1 से 1 में कभी तो f डैश x धनात्मक है और कभी ऋणात्मक है, अतः अंतराल
-1 से 1 में f ऑफ x न तो वर्धमान है और न ही हास्यमान है। क्लियर बेटा? ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके प्यारे बच्चों, चलिए समझ में आ गया ना सभी को? अब चलते बेटा हम अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण बेटा बहुत ही प्यारा उदाहरण है और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें a का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में f ऑफ x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। हमें वो अंतराल निकालना, हमें a का वो न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस अंतराल में प्रदत्त फलन f ऑफ x वर्धमान है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर सॉल्व कैसे करना है, a का न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा सबसे पहले तो हमें f ऑफ x दिया गया है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ये बेटा हमें f ऑफ x यहां पर दे रखा है। अब f डैश x निकालो सबसे पहले, ये हो जाएगा 2x प्लस a के बराबर। ये हो गया बेटा f डैश x। ठीक है, अब हमारे पास अंतराल क्या है? 1 से 2। अंतराल है बेटा 1 से 2, मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक है, अब बेटा मुझे a का वो न्यूनतम मान ज्ञात करना है ताकि इस अंतराल में ये f ऑफ x निरंतर वर्धमान हो, अर्थात f डैश x ये धनात्मक हो। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिखेंगे वर्धमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 2x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, 2x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए। ओके, इसका मतलब यह है कि a का मान -2x से बड़ा या बराबर होना चाहिए। एग्री? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं कि a का मान -2x से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यह चीज सही है? ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा x का मान कहां से कहां तक है? x का मान है 1 से 2 के बीच में। 2x का मान 2 से 4 के बीच हो जाएगा। -2x का जो मान होगा बेटा वो -4 से -2 के बीच में होगा। भाई हम असमीका के प्रत्येक पक्ष में ऋणात्मक संख्या का गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा, है ना? ये हमारे पास हो जाएगा। अब मुझे a का मान -2x से बड़ा बराबर लेना है और मुझे न्यूनतम मान लेना है ताकि ये धनात्मक रहे सदैव। ठीक है, अब -2x का मान तो -4 से -2 के बीच है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि बेटा मैंने -2x का महत्तम मान ले लिया, यदि मैंने -2x का महत्तम मान ले लिया तो इस अंतराल में वो सदैव a जो है उससे बड़ा ले लिया तो ये सदैव बेटा धनात्मक ही रह जाएगा। ठीक है, तो -2x का महत्तम मान कितना है? -2। ठीक है, तो यदि a का मान -2 से बड़ा हो गया, a का मान बेटा यदि मैंने -2 से बड़ा ले लिया यानी -2 ले लिया तो आप x का मान 1 से 2 के बीच कुछ भी ले लो, ये सदैव धनात्मक ही रहेगा, है ना भाई? यदि मैंने a का मान -2 ले लिया, बेटा मैंने a का मान -2 ले लिया मान लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब यहां पर आप x का मान 1 से 2 के बीच कुछ भी रखो, ये सदैव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। भाई 1 से 2 के बीच न्यूनतम कितना है, 1 ही है ना, 1 यहां पे रखोगे आप तो 0 ही होगा, ऋणात्मक तो कभी नहीं होगा ना बेटा। तो a का हमें न्यूनतम मान कितना लेना है, -2। कितना लेना है बेटा, a का न्यूनतम मान -2 का, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखेंगे अतः a बराबर -2 पर a का न्यूनतम मान -2 हो जाएगा। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? बताइए बेटा एक बार मुझे जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्लियर है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है एक बार फिर से देखेंगे। देखो बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये था, हमने एफ डैश एक्स निकाला, ये हो गया। अब वर्तमान फलन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर कहा गया कि हमारे पास अंतराल है 1 से 2, x बिलोंग्स टू 1 से 2 है, x का मान 1 से 2 है। अब मैंने यहां पर बेटा देखा कि a का मान -2x से बड़ा बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने 2x का मान निकाला, समीका के प्रत्येक पक्ष में 2 का गुणा करके, फिर -1 का गुणा किया तो समीका के चिन्ह बदल गए, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब बेटा मुझे a का मान -2x से बड़ा या बराबर लेना है, तो यहां पर देखो -2x का महत्तम मान कितना है, -2। अब मैं जब a का मान -2 से बड़ा ले लूंगा तो -2x से मैं ऑलरेडी बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने a का मान -2 ले लिया। अब आप चेक भी कर सकते हो, जब मैंने a का मान यहां पर -2 रखा तो क्या 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पर x बिलोंग्स टू 1 से 2 में ये सदैव बेटा धनात्मक ही रहेगा, ये सदैव धनात्मक ही रहेगा। तो a का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -2। सिंपल, क्लियर। अब चलिए अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पहले पूछा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान से आप सभी इस प्रश्न को समझिएगा, ओके। तो यहां पर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में ये जो y आपको दे रखा है एक वर्धमान फलन है, ये बेटा मुझे यहां पर सिद्ध करना है। अब देखो बेटा इसको कैसे हम यहां पर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो y बराबर दे रखा है 4 sin थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ये बेटा हमें यहां पर y दे रखा है, ठीक है। मुझे वर्धमान फलन ज्ञात सिद्ध करना है कि 0 से π/2 में y एक वर्धमान फलन है। अब वर्धमान फलन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा ये कि dy बाई डी थीटा जो है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अंतराल 0 से π/2 में, ठीक है। देखिए आप लोगों को एकदम से छलांग नहीं लगानी है, धीरे 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 छलांग लगानी है। देखो बेटा मैथ के यदि आपको किसी तगड़े से तगड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है ना तो उसका एक ही मूल मंत्र है, और वो है कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जैसे आप लोग मंदिरों में जाते हो ना, सीढ़ियां चढ़ते हो, तो एकदम से तो आप चौथी सीढ़ी या 10वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंचते, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हो। सेम ऐसे मैथ में भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो y ये है, हमें मालूम है हमें करना क्या है, हमें डी वाई बाई डी थीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, ये हमें यहां पर समझ में आ चुका है। क्लियर एवरीवन? देखो बताओ बेटा आप सब मुझे बताइए, बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? और यार एक यार आप लाइक और शेयर नहीं करते हो बेटा, यार बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं यार, लाइक और शेयर जरूर किया करो यार। मैं अपनी फुल एनर्जी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा, तो लाइक और शेयर अवश्य किया करो, ठीक है। ओके चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर बेटा मैं इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा, हम इसका अवकलन करते हैं। तो यहां पर देखो डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा, अब तो ये पिछले चैप्टर वाला काम हो गया, डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा,
ये बेटा यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसका अवकलन करना है, दोनों का अलग अलग अवकलन करते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा ये होगा dy बाई डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ, ये हो गया 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसका अवकलन करना है तो इसके लिए बेटा मैं भाग नियम लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हर का आप वर्ग करिए, अवकलन करो जल्दी से। हर का वर्ग कर दिया, हर एज इट इज अंश का अवकलन माइनस, अब अंश एज इट इज हर का बेटा अवकलन करना है आपको, ये हो गया भाग नियम, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से आगे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, 4 साइन थीटा का अवकलन करना है तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। इसका अवकलन करिए, 2 का अवकलन बेटा 0 होगा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम यहां पर। तो यहां से देखो डी वाई बाई डी थीटा बराबर होगा, अंदर गुणा कर दो तो हो गया 4 दूनी 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, या माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब यहां पर देखो बेटा ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस, यहां पर 4 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 8 कॉस थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा बन जाएगा, ठीक है। हमने बेटा डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया। डायरेक्ट मंदिर में कभी कभी 3 पैर चल देते हो, पर बेटा आपको गिरने का डर तो रहता ही होगा ना, कि कहीं सीढ़ियों पे से पैर फिसल गया तो आप कहीं गिर ना जाओ, तो डर रहता है ना। सेम ऐसे ही यदि आप मैथ्स में भी एक के साथ 3-3 4-4 स्टेप कर लगोगे तो आपको डर रहेगा कि कहीं आप क्वेश्चन गलत ना कर दो, तो इसलिए एक एक स्टेप ही सॉल्व किया करो, ठीक है। क्लियर बेटा, आगे डी वाई बाई डी थीटा। अब देखो बेटा हमें यहां पे थीटा दे रखा है 0 से π/2। अब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में कॉस थीटा बेटा आपका 0 से 1 के बीच होगा। भाई 0 से π/2 में कॉस थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। ओके बेटा, अब ध्यान से आप सब बच्चों डी वाई बाई डी थीटा को देखिए। देखो बेटा इस प्रकार के प्रश्नों में आपको दिमाग का यूज ज्यादा करना पड़ता है, कैलकुलेशन कम है, यहां पर दिमाग का यूज ज्यादा करना है, ठीक है। ध्यान से समझिए कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, या फिर एक काम करता हूं मैं, सुनो, यहां पर मैं और लघुत्तम ले लेता हूं, तो लघुत्तम हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बेटा मैंने यहां पर लघुत्तम भी ले लिया, ठीक है। तो ये बनेगा 4 प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बेटा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे आप
तो यहां पर देखो डी थीटा क्या बनेगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 4 + 8 cos थीटा माइनस, ये ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, बटे में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 + 8 cos थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा बटे 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा 4 से 4 कट जाएगा, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा जाएंगे तो 4 cos थीटा बचेंगे, -4 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बेटा 4 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा बटे में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। अब देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। बेटा थीटा का मान 0 से π/2 है तो cos थीटा का मान 0 से 1 के बीच होगा। अब यदि cos थीटा का मान 0 से 1 के बीच है प्यारे बच्चों, तो 1 - cos थीटा क्या होगा? 1 - cos थीटा बेटा ये 0 से बड़ा होगा, एग्री? ये 0 से 1 के बीच में होगा बेटा 1 - cos थीटा, मतलब ये धनात्मक है। cos थीटा क्या है? ये 0 से 1 के बीच है, ये भी धनात्मक है, और ये तो वर्ग है तो ये भी बेटा धनात्मक है। तो ओवरऑल क्या है बेटा? ये धनात्मक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में dy/d थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अतः y वर्धमान फलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके वर्धमान और असमान फलन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपकी एनसीईआरटी की किताब में काफी सारे क्वेश्चन और दे रखे हैं वर्धमान और असमान फलन पर आधारित, उन्हें बेटा आप स्वयं से कर लीजिएगा। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो बेटा मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब आज की इस क्लास को पे स्टॉप करते हैं। जाने से पहले बेटा मैं एक बार फिर से आप सबको अपना लक्ष्य याद दिला देता हूं। बच्चों, आप सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें उन सपनों को पूरा करना है जो कि हमने सोच रखे अपने लिए, हमारे माता पिता ने हमारे लिए सोच रखे, हम उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और आप में से अधिकांशतः बच्चों का सपना होगा एक अच्छा इंजीनियर बनने का, और इसके लिए बेटा आपको जेईई एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, और इसमें डाउटनेट आपकी अहम भूमिका निभा है। इसलिए बेटा हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू बैच जेईई का, जिसका नाम है आरएम बैच 2.0। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 15 जून से। इस बैच के अंदर हम आपको काफी सारे फीचर्स दे रहे हैं जिससे आप जेईई में सिलेक्ट हो सकते हो। इसमें बेटा आपको डेली क्लासेज मिल रही हैं, क्लासेज के साथ साथ करियर काउंसलिंग सेशन आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, होमवर्क टीचर स्लाइड्स आपको मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बेटा इस बैच के अंदर ये टीचर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक जेईई का बैच नहीं लिया है, आप सबका सपना है जेईई एग्जाम को क्रैक करने का, तो जल्दी से जल्दी बेटा आप सभी इस बैच को ले लें। ओके, चलिए बच्चों, अब आज की इस क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को आज की इस क्लास में काफी मजा आया होगा। जो भी मैंने आपको मोटिवेशनल बातें बताई वो आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। बेटा मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी समय इतना नहीं गया है कि आपको पछताना पड़े। आप अभी भी संभल जाइए, नहीं तो आगे चलकर आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी। ठीक है, क्योंकि यही साल है बेटा अच्छे से मेहनत करने की। ओके, चलिए बच्चों,
अब आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, जल्दी से शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। वही जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, आप लोगों को मैं आज की क्लास का गृह कार्य बेटा दे रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके अलावा चैट सेक्शन में टॉप पर भी लिंक है। तो आप सब आज का गृह कार्य अवश्य करें, यह बेटा कंपलसरी है आप सबके लिए, ठीक है। आप सब अवश्य आज का गृह कार्य करें। मैं कल आप लोगों से आंसर पूछूंगा, क्योंकि होमवर्क में बेटा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, तो कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके क्या क्या आंसर आए। तो आप सब बेटा होमवर्क अवश्य करके लाएं, ठीक है। चलिए बच्चों, आपके प्यारे दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय,